आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज प्रणाम हमारा सर। नमस्कार सर तीसरा जी। दिन है या चौथा दिन है, आई थिंक, क्लास का चौथा दिन है सर। चौथा नमस्कार दिन है। सर। चौथा दिन कृष्णमूर्ति सर, नमस्ते। पद्धति की ज्योतिष की कल से हमने शुरुआत की थी, बराबर है। आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें जो याद है, कल हमने एक चार्ट दिखाई थी, राइट। आज हम वही चार्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ताकि आपको उसी विषय पर आगे जानकारी दे सकें। आप सभी को ये चार्ट दिखाई दे रही है? हाँ जी। जी यस सर। सर। हाँ सर। राइट। अब ये कल वाली यही चार्ट है, बराबर। यस सर। ओके ओके। हमने इसमें देखा था कि सेवेंथ सबलॉर्ड का कोई संबंध, यानी सेवेंथ सबलॉर्ड इज ए कनेक्टेड विथ सेकेंड हाउस और 11th हाउस। कनेक्शन है कि नहीं है, यानी एक्टिवेशन कर रहा है कि नहीं, सही है। हाँ जी। और वो हमें एक्टिवेशन मिला था, अगर आप केपी चार्ट में देखेंगे तो। अब ये सबके अंदर इसी रूल को, जो फैक्ट है वो ये है कि अगर सेवेंथ हाउस का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, सेकंड और 11th हाउस से, और सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कार्येश हो रहा है, यानी एक्टिवेट कर रहा है सेवेंथ हाउस को या 11th हाउस को, ओके, या फिर 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, दोनों में से एक को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कार्येश हो रहा है सेकंड और 7th को, ऐसे हालत में भी शादी इस व्यक्ति की हो सकती है। आपके समझ में आई बात? सर एक बात पूछ रही हूँ। जी। तो ये सब लॉर्ड, ये जो आप यूज कर रही है, ये कहाँ से आई यार? ये इसका थोड़ा सा आज आज हमने आपको एक चार्ट भेजी थी डिविजन्स की। हाँ जी। अगर आप उसमें देखेंगे कि हर हाउस, हर राशि के अंदर जो जो नक्षत्र हैं, ये जानकारी हमने कल भी दी थी। एक नक्षत्र का जो लेंथ होता है, जो स्पेस होता है, वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट, राइट। और जी सर। 00 सेकंड। आपने वो चार्ट देखी थी? जी। अगर किसी ने वो चार्ट नहीं देखी है तो अभी भी आपके पास समय है, हमारे बात करते हैं के समय आप वो खोल करके देख लें। 4 राशियों में 9 ग्रह कंप्लीट हो जाते हैं, ये हमने कल भी जानकारी दी थी, याद है आपको? जी सर। राइट। अब ऐसे परिस्थिति में हमने उसका सीक्वेंस भी बताया था कि पहला जो नक्षत्र होता है उसका रूलर केतु होता है, राइट। केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मर्क्यूरी, राइट। आप लोगों ने कल शायद लिखा होगा ये। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। अब जिस पॉइंट पे हमने बताया था कि कृष्णमूर्ति सिस्टम, और एक्चुअल लॉजिकल जो बात है वो स्पष्ट है कि जब बच्चा पैदा होता है और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटा जाता है, यानी मां से उसको जुदा किया जाता है, बराबर, तभी उसका अपना अस्तित्व होता है, राइट। तब तक तो वो मां से जुड़ा हुआ है ना, उसका जो पोषण है, वो मां जो खाना खाती है उसी से वो बच्चे का पोषण होता है ना गर्भ में, राइट। हाँ जी। जी सर। तो जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है तो वो बच्चे का पोषण बंद हो गया, उसका अपना अस्तित्व तैयार हो गया, राइट। उस क्षण पे, उस मिनट पर जिस राशि का उगम होता होगा, उदय हो रहा होगा, वो पॉइंट आपको ये 360 डिग्रीज में मिलती है, राइट। जी। अब उस पॉइंट का कोई ना कोई नक्षत्र लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है,
नक्षत्र लॉर्ड है और उप नक्षत्र लॉर्ड है, यानी जिसे सब लॉर्ड कहते हैं, राइट? बराबर है कि नहीं है? हाँ जी। वही सब लॉर्ड वो यहां पर उस हाउस का सब लॉर्ड बनता है, कस्पल सब लॉर्ड। वो कस्प की शुरुआत वहां से हो रही है उस हाउस के, राइट? समझ में आई आप लोगों की बात? नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी रिपीट कर दीजिए। आ गई सर, आ गई। आ गई सर। देखिए 12 राशियों में से हटके कोई 13वीं राशि तो उदय होगी नहीं यहां पर जब बच्चा पैदा हुआ। होगी क्या? नो। होगी तो यही 12 राशियां। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जिसके ऊपर प्लेयर्स को खेलना है। ये 9 प्लेयर है, बराबर है? वो मैदान के बाहर स्टेडियम में गए यानी कहानी खत्म। मैदान, खेल तो मैदान में ही होता है ना। तो ये 360 डिग्री यानी 12 राशियों के अंदर ही उनका भ्रमण होगा, उसके बाद तो जा नहीं सकते। तो जब सन राइज होता है तो सन भी किसी स्पेसिफिक डिग्री, मिनट और सेकंड पे होता है ना जब वो राइज होता है, राइट? राइट। तो जब बच्चा पैदा होगा तब भी कोई ना कोई तो डिग्री राइज हो रही होगी ना किसी राशि की। ठीक है। जी। उस समय उस डिग्री, मिनट, सेकंड वो सब होगा ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट। करेक्ट। तो डिग्री वो ये 360 डिग्री, वो ये 360 डिग्रियों में से ही होता होगा ना। ओके। सर तो ये 360 डिग्रियों की जो हमने आपके पास लिस्ट भेजी है, डिवीजन ऑफ हाउसेस, डिवीजन ऑफ नक्षत्रास, वो आपने पीडीएफ पढ़ा नहीं लगता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन सी डिग्री से लेके कहां तक कौन सा नक्षत्र है, उसका सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र कहां से कहां तक है, वो हर एक चीज लिखी हुई है। अभी इसमें जो दिया है ना सब लॉर्ड ये तो सब आगे की बातें हैं। हम तो अभी फिलहाल सिर्फ राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र की बात कर रहे हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? नक्षत्र के 9 सब डिविजन्स हैं, जिस तरह से दशा के 9 सब डिविजन्स हैं उसी तरह से नक्षत्र के भी हैं, और वो हर एक का एक रूलर है और उसका रेशियो, उसका प्रमाण यानी प्रूफ नहीं, उसका रेशियो, मापदंड, वो उसी हिसाब से तय किया गया है जिस तरह से विंशोत्तरी दशा के अंदर जो भुक्तियां हैं या अंतरदशा है उसका, यानी 120 में से 20 शुक्र का, राइट? समझ में आई बात आपको? ओके। ओके सर। तो वो जब स्पेसिफिक पॉइंट राइज होता है, जब ये बच्चे की नाल काटी जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है, मां और बच्चे को अलग किया जाता है, जुदा किया जाता है, राइट? उस क्षण पे, उस मिनट पर जो डिग्री उसकी मिनट कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड राइज हो रहा है, अगर वो आपको अप टू द ये मिलेगा, अप टू द सेकंड अगर टाइम करेक्ट मिलता है तो आप सब लॉर्ड के अंदर भी जा सकते हो क्योंकि वो भी करेक्ट मिलेगा फिर आपको। लेकिन जनरली मिनट तक तो सही मिलता है ना टाइम। राइट। 1 मिनट आगे या पीछे ज्यादा से ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा आजकल के जमाने में। लेकिन पहले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आगे पीछे होता था क्योंकि सब घड़ियां सही टाइम नहीं दिखाती थी, राइट? और ऐसा तो है नहीं कि जब डॉक्टर या सर्जन अम्बिलिकल कॉर्ड काटता हो तो घड़ी की तरफ देखता हो। सर वो तो अंदाज से लिखा जाता है ना कि 5 मिनट पहले हुआ जन्म। तो उसमें हमें बीटीआर करना पड़ता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो एक अलग विषय है, उस पर हमारा वर्कशॉप भी होगा। आप सब लोगों को उसमें फ्री इनविटेशन है, वो एक बात अलग है। लेकिन वो उस टाइम की जो डिग्री, मिनट और सेकंड होते हैं वही फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड होगा वहां पर। राशि लॉर्ड जिसकी राशि होगी, वो कस्प का नक्षत्र लॉर्ड वो यही होगा, ये 360 डिग्रीज में वो जो पॉइंट राइज हो रहा होगा, और उसका उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड उस पॉइंट पर वो कस्पल सब लॉर्ड होगा। अभी बात समझ में आई आपके? सर प्लीज इस हॉरोस्कोप से समझा दीजिए एग्जांपल लेके। देखिए जब ये बच्चे का जन्म हुआ उस समय 3 डिग्री 18 मिनट और 5 सेकंड लिखा है, राइट?
लियो का, तो लियो का राशि लॉर्ड कौन है? सन है, सूर्य। ठीक है, सिंह राशि का कौन है राशि लॉर्ड बताइए? सूर्य, सन। सूर्य है। उस डिग्री पर आपके पास जो हमने चार्ट दिया, आप खोल के देख सकते हैं। ये जो डिग्री लिखी हुई है 3 डिग्री 18 मिनट, यहां पर नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड केतु। ये तो यहां दिख रहा है आपके पास, जो पीडीएफ दिया गया है उसमें भी दिया गया है ना। जी सर। लियो का आप चेक जी कीजिए। सर। मघा, मघा नक्षत्र है केतु का। सर ये सर एक मिनट, आप नक्षत्र तक आपने कंफर्म किया। अब जी। ये जो स्पेसिफिक डिग्री मिनट और सेकंड लिखा है, ये अगर आप पूरा देखोगे तो उसमें उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड कौन सा लिखा है? सन। सन है। आपका पीडीएफ आप चेक कर रहे हो बराबर से? आपके इसी में स्क्रीन में दिख रहा है सर। आपके पीडीएफ में चेक कीजिए, यहां दिख रहा है, ठीक है। सर ये एक्सेल ऐप में दिखा देते हैं इतना सब कुछ, तो फिर हाँ जी, पीडीएफ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती सर, ऐप में ही। ऐप में आपके ही आप सब ऐसा आपके सब कुछ मोबाइल में होती है ना। आपके मोबाइल में हमने पीडीएफ दिया हुआ, राइट? हाँ जी सर, वो पीडीएफ देखा है मैंने, वो पीडीएफ देखा है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो तो इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी दिख रहा है सर। आप इससे मत देखिए ना सॉफ्टवेयर। एक इसमें मिनट। सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन जो छपा हुआ है वो तो चेंज नहीं ना होता। हाँ जी सर। तो आप पीडीएफ खोल के देखिए ना, आप इतने लोग हो, उसमें से कोई तो पीडीएफ खोल के देखिए, सर खुला सर केतु ही है पीडीएफ में भी। राइट? और उपनक्षत्र सन। अभी ये बराबर टैली हो रहा है उससे? यस सर। तो जो डिग्री राइज होती है, जो मिनट राइज होता है, वो फर्स्ट कस्प होता है, वहां से पहले घर की शुरुआत होती है, राइट? राइट। और प्लेसिडियस सिस्टम ऑफ हाउसेस से पहला कस्प कितने डिग्री तक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, कि वो इक्वेटर के नॉर्थ पे है, कितना नॉर्थ पे है, कितना साउथ पे है, ज्योग्राफिकल जो बोलते हैं ना, जियोसेंट्रिक पोजीशन, वो हिसाब से ये पूरा जो है प्लेसिडियस टेबल ऑफ हाउसेस के हिसाब से वो एडजस्ट होता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर भावाचलित, माफ कीजिए, कस्पल चार्ट में तुला राशि गायब है। जी। राइट? तो ये आपको हमने बात कल समझाई थी, आज दोबारा समझाई है, राइट? माफ कीजिए। तो ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, ये कहां का रूलर कहां का कार्यज बन रहा है, राइट? अब वो जिसके नक्षत्र में बैठेगा, ये खुद की राशियां होंगी इसकी, ये जिसके राशियों में बैठता है वहां पर, और ये जिसके नक्षत्र में बैठता है वहां पर, ये तीनों ही जगह कार्यज हो सकता है, राइट? तो अभी आप एक पेन और पेपर लेंगे, है सबके पास? हाँ जी जी सर। जी सर। हाँ। जी सर। अभी फिलहाल हम 7th हाउस की बात कर रहे थे, मून की, राइट? 7 सबलॉर्ड की, राइट? सेवन सबलॉर्ड कौन है? वीनस की। वीनस चंद्र के नक्षत्र में, राइट? यस अब आपके प्रैक्टिस के लिए खास है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपने किस तरह से करना है। आज आप लिख के करोगे, कल तो आप देख करके करोगे, तो आप लिखिए वीनस डैश वीनस कहां पर बैठा है? छठे घर में। छठे घर में। वीनस डैश 6, साउथ में। वीनस डैश 6, ठीक है? वीनस डैश 6 कॉमा, अब शुक्र की राशियां कहां कहां पर हैं? 10th और 3rd में। 10th हाउस। थर्ड में तो है ही नहीं। केपी चार्ट देखिए, नहीं सिर्फ 10th में है सर। सिर्फ 10th में है, तो आप क्या लिखोगे? 6,10। उसके आगे नेक्स्ट, उसी लाइन पर उसके आगे आप क्या लिखोगे? शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है?
मून मून। अब मून जो है, मून कहां पर बैठा है? मून डैश, मून की पोजीशन सेकंड हाउस, राइट? मून डैश 2 कॉमा, मून की राशि कहां पर है, कौन से हाउस में? 12th 12 हाउस 2,12 जी हो गया। अभी आप यहां पर देखेंगे मून का सब माफ कीजिए, वीनस का सबलॉर्ड कौन है? राहु। ठीक है। यस सर तो आप मून की ये जो डेटा आपने लिखा, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे उसी लाइन पर आगे राहु। राहु कौन से स्थान में है? 5th में राहु डैश 5। अब राहु और केतु का कैसे करना है उस पर हम आगे जाएंगे, अभी फिलहाल हम बेसिक केपी में हैं, ठीक है? तो इन कॉम्प्लिकेशंस में अभी हमें जाना नहीं है। राहु केतु और सबलॉर्ड प्लैनेट्स के, इस पर अभी हमें जाना नहीं है। अभी हम सिर्फ नक्षत्र तक बात चल रही है। ओके? तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि वीनस जो है, वीनस का घर खाली पड़ा हुआ 10th हाउस, वीनस 6th हाउस में है, राइट? राइट तो वीनस कहां कहां एक्टिवेशन करेगा जब उसकी दशा अंतरदशा जो भी आएगी या प्रत्यंतर, तो वीनस करेगा 6th हाउस में और 10th हाउस में काम, यस क्योंकि उसका 10th हाउस वेकेंट है, इस वजह से वो 10th हाउस का बलवान कार्येश है, बराबर? राइट। अब वो बैठा है चंद्र के नक्षत्र में, वो चंद्र को एक्टिवेट कर रहा है, यानी वो सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, राइट? ओके और चंद्र की राशि 12th हाउस में है, तो चंद्र जब काम करेगा तो 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, राइट? ओके तो चंद्र भी बलवान कार्येश है, राइट? ओके 12th हाउस का। ऐसे पोजीशन में ये जो एक्टिवेशन हुई, अगर ये शुक्र की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर हो, तो शुक्र की एक्टिवेशन में आप कौन से हाउसेस गिनोगे? 2, 6, 10 और 12, राइट? करेक्ट अब उससे क्या आपको लगता है कि ये बंदा बाहर से धन कमा पाएगा, या Yes, ये sir. बंदी जो भी हो, राइट? सेकंड हाउस इज वेल्थ, 6th हाउस इज जॉब, 10th हाउस इज प्रोफेशन, 12th इज अब्रॉड। और अगर ये अपने नेटिव प्लेस पे काम करेगा या अपने देश में, तो 12th हाउस का जो एक्टिवेशन है वो है लॉस एक्सपेंसेस, राइट? वो उसके आड़े आएंगे, ठीक है? और अगर ये कमा के इन्वेस्टमेंट करेगा तो सेफ रहेगा। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी आपको लिखाया था हमने, याद है? तो इस तरह से है ये। तो आपको फिलहाल नक्षत्र लेवल तक बात अगर समझ में आ रही है तो हम इसके आगे भी बढ़ते हैं। सर आ रहा सर है शुरुआत तो महादशा से ही करेंगे ना, अगर महादशा नहीं है तो अंतरदशा प्रत्यंतर का एक्टिवेशन का कोई लॉजिक नहीं आएगा ना सर। नहीं, अभी तो फिलहाल हम जोडिएक साइन, हाउसेज और प्लैनेट्स पे बात कर रहे हैं, और दशा और अंतरदशा के सिवा तो कोई एक्टिवेशन होता ही नहीं। कोई भी इवेंट होने के लिए दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर ये सब लगते हैं, साथ में गोचर लगते हैं। वो तो अभी बहुत आगे है। सर इसमें वीनस का सबलॉर्ड भी देखेंगे राहु हमने आपको एक चीज बताई, सबलॉर्ड लेवल और राहु और केतु, इस पे हम आगे आने वाले हैं। ओके सर पहले आप ये फंडा समझ लीजिए, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, आप केजी और फर्स्ट करने के बाद आप डायरेक्ट तो 10th का एग्जाम नहीं देते ना, एसएससी का बोर्ड अपियर होते हो क्या? जी सर तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, वरना आप क्या होगा ना, आप जाना है कहीं और, आपको जाना है कोयम्बतूर, और आप पहुंच जाओगे हिमालय, तो नहीं चलेगा ना। जी
तो सर हम 3 लेवल्स तक देखते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 पहले लेवल तक हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल स्क्रिप्ट कैसे लिखाई जाती है प्लेनेट की, ओके सिस्टम कैसे पता करने की, ये क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, तो वो आपको एक आपके सामने कुछ होना चाहिए ना, सकता ठीक कुछ ठीक टेबल। अब वो सबलॉर्ड क्या है, उसका रोल क्या है नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे। ओके सर राहु केतु पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल कार्य किस तरीके से चलता है, हाउ द एनर्जीज वर्क, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। राइट, इस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात? राइट सर ट्रेन पटरी पे चलती कैसे है वो हम बता रहे हैं। अब उस सफर में क्या क्या होगा, अच्छा इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, ये सब आगे आएगा। पहले तो आप ये समझिए कि ट्रेन चलती कैसे है, पटरी क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, इंजन क्या होता है। सही है ना? करेक्ट सर दैट इज द थिंग। सर एक डाउट था, प्लैनेट बोलिए। कौन से साइन में बैठा है, ये राशि चार्ट से देखेंगे ना सर? कौन से साइन में उसको बैठा उसको लग्न चार्ट भी कहा जाता है, राशि चार्ट भी कहा जाता है उसे। और ये बेसिकली एक जनरल कुंडली है, जो वैदिक कुंडली जिसे कहा जाता है। राइट, जी और हम क्यों उसको देखते हैं कि कौन से राशि में है, या तो आप टेबल में देख लो, टेबल में भी राशियां लिखी हुई है, जी या तो आप राशि चार्ट में देख लो। राशि चार्ट में एट अ ग्लैंस मालूम हो जाता है। राइट, जी इस वजह से राशि चार्ट में देखते हैं। ओके सर। और उसके घर कहाँ पे बैठे हैं वो भावच चार्ट से देखते हैं। वो केपी चार्ट से देखेगा आपको, भावक चलित कहिए, केपी कस्ट चार्ट कहिए, ओके जी सर। केपी भाव कुंडली कहिए, भावक चलित चार्ट कहिए। राइट, आप सभी लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं शब्दों का? जी सर हाँ, तो यहां तक नक्षत्र लेवल तक आपको समझ में आ गया हमारे ख्याल से। अब हम आपको एक और, अभी हमने जो एक चीज भेजी थी पीडीएफ, जो सब लोगों ने कहा था कि इलेजिबल है, पढ़ने में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, तो उसको जरा मेहरबानी करके कोई शेयर करेंगे क्या यहाँ पर? सर मैं करूं? करिए, एक सेकंड सर, हमने यहाँ से ऑथोराइज किया हुआ है। जस्ट अ सेकंड सर। एनलार्ज कीजिए जरा, जूम इन। जस्ट अ सेकंड सर, कर रहे हैं। या आराम से, टेक योर टाइम। हाँ, किसी और ने कर दिया क्या? किसी ने शेयर मैंने किया, कर किसने दिया। शेयर किया, किसने शेयर किया है भाई? अनुराग जैन सर मैंने शेयर किया है, अनुराग। हाँ अनुराग जी, जरा ये थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? हमें तो दिखाई देगा, हम लैपटॉप लेके बैठे हैं, लेकिन जो मोबाइल लेके बैठे हैं वो तो उनको तकलीफ होगी ना। बस 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 बस, थोड़ा और, थोड़ा इनलार्ज करना है, जूम ना बाहर जा रहा है ना, डिस्प्ले के बाहर जा रहा है, डिस्प्ले के बाहर जा रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ये? जी मेरे सर ख्याल से सेकंड क्यू भी होगी, एक ही क्यू दिखाई दे रही है इसके अंदर, एक ही कॉलम है, देख लीजिए आप लोग। टोटल तो हाँ 3 कॉलम था सर। राइट राइट राइट, तो ये क्यों नहीं एनलार्ज हो पा रहा है यहाँ पर पूरा? सर बस मुझे बस बस इसमें बस 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 बस। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, नौकरी। राइट, कुछ लोगों का मैसेज था, कोई हिंदी में चाहता है, कोई इंग्लिश में चाहता है, अब पता नहीं क्या क्या डिमांड आएंगे। ठीक है, हम पढ़ के सुना रहे हैं सबको, जिसको लिखना है मेहरबानी करके लिख लेवे। नौकरी के लिए प्रमुख भाव और पूरक भाव। प्रमुख यानी मेन। राइट, अब व्हाट इज जॉब? जॉब जब आप किसी के पास काम करते हो तो वो 7th हाउस है, उसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो। राइट, उसका एक्सपेंसेस उसका 12th हाउस है, यानी आपका 6th हाउस हुआ। राइट,
आपका श्रम, आपकी मेहनत और सामने वाले से पैसा निकालना, ये हुआ आपका 6th हाउस। समझ में आ रही है बात सबके? हाँ सर। ओके। अब 10th हाउस क्या हुआ? आपका प्रोफेशन हुआ। 2nd हाउस क्या हुआ? आपका वेल्थ हुआ। और 11th हाउस क्या हुआ? आपकी इच्छा पूर्ति, इनकम गेन हुआ। राइट? यस सर। राइट राइट। अभी फिलहाल हम विरोधी भाव की बात नहीं करेंगे, अभी पहले हम पॉजिटिव चीजें समझ लेंगे। ओके। उसके बाद क्या लिखा है? बदली। बदली क्या होता है? ट्रांसफर। पता है ना, कोई आईएएस कार्डर में होते हैं तो कभी हरियाणा में पोस्टेड है तो अचानक मालूम हुआ कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गई है। राइट? महाराष्ट्र में पोस्टेड है तो मालूम पड़ा केरला बदली आ गई है। तो वो कैसे आती है? प्रोफेशन का मेन भाव क्या है? ट्रांसफर के केस में 10th का कस्पल सबलॉर्ड अगर ये 3rd हाउस को एक्टिवेट करता है, तीसरे स्थान का कार्येश बनता है और 12वें स्थान का। राइट? 12th हाउस इज चेंज। 3rd हाउस क्या है? आप जब घर से बाहर निकलते हो तो 3rd हाउस हो गया। चौथा स्थान आपका घर है, बराबर ना? राइट। सो व्हेन यू आर नेगेटिंग योर हाउस, जब आप घर से बाहर निकलो तो घर को ही नेगेट कर रहे हो ना, उतना समय आप घर से दूर जा रहे हो। राइट? यस सर। आप घर में नहीं हो तो वो तीसरा स्थान एक्टिवेट होता है, तभी आप घर के बाहर जाते हो। घर का वो विरोधक भाव हुआ ना तीसरा स्थान। तो 10, 3 एंड 12, 12 इज व्हाट? चेंज, गोइंग आउट, एक्सपेंडिचर एक तरह से। तो जब आप अपनी जगह छोड़ करके जब आप बाहर जाओगे तो 12th हाउस एक्टिव होना जरूरी है इन केस ऑफ ट्रांसफर। That in that case it can be said कि new atmosphere. न्यू एटमॉस्फियर, नए जगह पे, नए कल्चर में हो सकता है, घर से काफी दूर, ऐसा कहना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, ठीक है, और वो सरकारी नौकरी कर रहा है और उसका ये कॉम्बिनेशन हुआ, उसे ट्रांसफर आया केरला का। ओके। अब केरला और दिल्ली के कल्चर में काफी सारा फर्क है। राइट? यस सर। बराबर है। अब मान लीजिए वहां 4 साल काम करने के बाद में फिर ट्रांसफर आया उड़ीसा, यस सर। इसी तरह का कॉम्बिनेशन एक्टिव था, तो फिर कल्चर में फर्क है। यस सर। तो दैट इज द थिंग। फिर उसके बाद क्या लिखा है अगला? पदोन्नति। व्हाट इज पदोन्नति? इज प्रमोशन। प्रमोशन। राइट? उसमें Yes, क्या sir. लिखा है? मेन हाउस लिखा है 10, 6, 2 एंड 11। यस सर। तो आपको कोई खुशी खुशी प्रमोशन देता है? यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ प्रमोशन बेसिकली। आप बहुत अच्छा काम करके सामने वाले को मजबूर कर रहे हो को आपको प्रमोशन देवे। क्यों? क्योंकि प्रमोशन यानी इंक्रीमेंट है। राइट? यस सर। आपकी सैलरी बढ़ती है ना, तो Yes, sir. 6th हाउस एक्टिवेट होता है। 6th हाउस इज व्हाट? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम 7th हाउस। तो वहां पर क्या लिखा है? 10, 6, 2, 11। राइट? 2 वेल्थ, 11 गेन, इनकम। हाँ जी। सर इसमें नौकरी और पदोन्नति एक ही आ रही है। नहीं, आपका मेन मूल भाव जो है वो अलग है ना। जॉब लगना जो है वो 6th हाउस से देखा जाएगा, प्रमोशन 10th हाउस से देखी जाएगी। हाँ, प्रमोशन 10 CSL से देखेंगे। करेक्ट, 10 CSL से देखा जाएगा, कस्प सबलॉर्ड। और अब उसके बाद लिखा है कोर्ट केस। तो अभी हमारी आज की एक क्लास शुरू होने के पहले के इनफॉर्मल चैट चल रहा था, हमारी क्लास के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कंपटीशन का सवाल किया था। कोर्ट केस क्या है? कोर्ट केस भी एक तरह का कंपटीशन ही है, जहां 2 पार्टियां यानी 2 अलग अलग दल या जो भी हो, 2 व्यक्ति लड़ते हैं। ये कंपटीशन है। राइट? कि मेरा क्लेम सही है, ये कंपटीशन है। तो उसमें नहीं क्या तो- दिया गया है? 6, 10 एंड 11। सर इसमें 7 नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लड़ किससे रहे? तो
यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव में हम बाद में जाएंगे, न्यूट्रल की तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं, सेबिन इज अपोजिट पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है जिससे, वो ही इज वन, तो मेरे ख्याल में सेबिन को भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सेवेंथ को आने की जरूरत नहीं है ना, आप सेवेंथ को नेगेट कर रहे हो। अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो 6, 10, 11 है ना। हाँ, वो ठीक है, विक्ट्री के लिए ठीक। सर देखिए, आपकी वाइफ भी 7th हाउस से आ रही है, आप जिससे व्यवहार कर रहे हो वो भी 7th हाउस से आ रहा है, आपके रिश्तेदार से व्यवहार है तो वो भी 7th हाउस में आ रहा है। तो अगर आप 7th को लोगे तो किस किस को गिनोगे? आप बोलोगे रिश्तेदार के ऊपर कोर्ट केस किया, कि वाइफ के ऊपर किया, कि जिसके साथ बिजनेस कर रहा है उसके साथ किया, वो तो आप तो पूरी, तो फिर वो बिरयानी बन जाएगी मुगलों वाली, सब डाल डाल के उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो क्लियर होना चाहिए, तो दिस इज क्लियर। सर बोलिए, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोर्ट केस एनिमी के साथ है, जिसके संग लड़ रहे हैं वो हमारा एनिमी है, तो एनिमी तो हम 6 हाउस से देखते हैं ना, 7 से थोड़े ना देखते हैं। एक 7 से मिनट, companionship- आपका कोई भी लिटिगेशन कब होता है? बिना किसी व्यवहार या किसी चीज के तो नहीं होगा। जी सर। तो व्यवहार किसके साथ, आप जिसके साथ भी व्यवहार करते हो वो 7th हाउस में आता है उस समय के लिए, राइट? तो आप जब उससे लड़ रहे हो तो उससे 12वां स्थान आप लोगे ना लिटिगेशन के लिए। एग्जैक्टली सर। राइट सर, लिटिगेशन इज 6। यस यस। अब इसके बाद विवाह का तो हमारा विवेचन हो चुका है, 7, 2, 11, राइट? यस अब सर। संतति यानी क्या? बच्चा होना, औलाद होना, बराबर? संतति क्या दिया हुआ? 5, 2 and 11, 5, 2, 11। अच्छा। 5th हाउस इज प्रोजेनी, आपको हमने बताया था। यस सर। अगर संतान की प्राप्ति हो तो घर में वृद्धि होती है। 2nd हाउस फैमिली, जिस तरह से विवाह के संबंध में आती है ये बात, राइट? राइट। एंड 11th क्यों है? इच्छा पूर्ति, गेन, राइट? नेक्स्ट, संतति के बाद शिक्षण, 4, 9, 11। हमने आपको कहा था कि कृष्णमूर्ति पद्धति में शिक्षा को, एजुकेशन को चतुर्थ स्थान से देखा जाता है, राइट? यस सर। अब 4, 9, 11 क्या है? कोई बताएगा? सर 4 तो आपका बेसिक एजुकेशन हो गया, हाँ। 9th हायर एजुकेशन हो गया, 11 उससे मिलने वाले गेन्स हो गए। नहीं, अब आप अगर देखेंगे तो इसमें शाला कॉलेज प्रवेश में भी 4, 9, 11 लिखा है, राइट? हाँ जी। नहीं सर, ये सर ठीक कह रहे हैं ये। 9th इज हायर एजुकेशन। अगर आपको हायर, हम आते हैं ना उस पर, उसके सूक्ष्म में बताएंगे। इन्होंने जो कहा ये गलत कहा, ये हमने कहा नहीं अभी तक इस तरह से। 4th इज एजुकेशन, 9th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑफ ऑनर या अपग्रेडेशन, राइट? यस सर। तो अगर आप नॉलेज लेके खुद को अपग्रेड कर रहे हो तो 9th हाउस आना ही है। यू आर इंप्रूविंग योर स्टेटस। यस सर। अगर 9th और 11th होगा तो आप बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन, नहीं तो उसमें 4th की जरूरत ही नहीं है। केस सर उसमें अलग होगा। 9th 4th की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर 4 जरूर आएगा। 9th अगर सबलॉर्ड देखते हैं CSL, तो हायर एजुकेशन और रेगुलर है, या रेगुलर जब ही होगी जब 4th कनेक्ट हो। 9th CSL को 4th 11 से कनेक्ट होना जरूरी है फॉर रेगुलर। मतलब if he has admitted in the college, suppose somebody is doing MBA, तो 9th CSL should connect with 4th। अगर वो 3 से होता है तो ऑनलाइन कर रहा है वो। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहूंगा सर को पढ़ाने दीजिए ना, कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन डिबेटिंग। लेट सर टीच अस। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति के पीछे लॉजिक क्या है, राइट? अब 4th हाउस प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन का कहा गया है। व्हाट डज 9th हाउस स्टैंड फॉर? ऑनर, अपग्रेडेशन।
आपका जो मान सम्मान, अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो एजुकेटेड व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है कि नहीं? यस सर। दैट इज वाई 9th हाउस इज कमिंग। एज फार एज हायर एजुकेशन कम्स, वो तो 9th हाउस से है ही है, नो डाउट, लेकिन वहां 4th का अटैचमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि अटैचमेंट हो, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। वहां से 9th का कस्पल सबलॉट लेंगे सीएसएल जी जी और उस तरफ देखने के लिए। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी कहिए, सेकेंडरी एजुकेशन कहिए, वो 4th से देखा जाएगा, बिल्कुल ठीक। राइट। अब कैसा होता है कि ये अभी हम इसके बारे में, अब शिष्यावृत्ति, शिष्यावृत्ति क्या है, कोई बता सकता है? स्कॉलरशिप। 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 अब स्कॉलरशिप के लिए क्या दिया गया है? 6, 9, 11। आपको पता है स्कॉलरशिप इज व्हाट? इज बेसिकली समबडी इज पेइंग फॉर यू, राइट? आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी पढ़ाई कोई स्पॉन्सर कर रहा है, राइट? यस सर। मतलब आपके किसी अच्छे गुण के वजह से आप कहीं से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो 6th हाउस एक्टिव हो गया, यस सर। राइट? और 9 एंड 11 क्यों है? 9 इज दैट यू आर अपग्रेडिंग, आपके अपग्रेडेशन का जो गेन है उसके लिए 11th हाउस भी आया। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट, शाला कॉलेज प्रवेश। अब देखिए, स्कूल आया 4th हाउस से, कॉलेज आया 9th हाउस से, और 11th हाउस क्या है? आपका गेन है, राइट? आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल का एडमिशन मांग रहे हो, तो भी आप अपग्रेड कर रहे हो खुद को। आप अगर कॉलेज में जाना का एडमिशन अगर आप मांग रहे हो, तो वो तो अपग्रेडेशन है ही है, और हायर एजुकेशन कॉलेज में ही मिलती है, स्कूल में तो मिलती नहीं है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ इंसिडेंट, यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एडमिशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। शाला कॉलेज प्रवेश मतलब स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, दैट इज जस्ट ए इंसिडेंट, एक घटना है, वो होगी कि नहीं होगी ये सवाल है, राइट? तो फेवरेबल कब होगा? जब 4th, या अगर स्कूल की बात है तो 4th का कस्पल देखिए, कॉलेज के लिए भी आप 4th देख सकते हैं, क्योंकि 12th तक तो नॉर्मल एजुकेशन मानी जाती है। जी ठीक है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको मूल भाव और पूरक भाव दिए हुए हैं। उसके बाद का हम देखेंगे वाहन खरीदी। व्हाट इज वाहन खरीदी? फिर इसमें सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, जैसे 4, 9, 11 है तो उसको 9, 4, 11 नहीं कर सकते ना, वो तो गलत हो जाएगा। आएंगे ना, उस पर भी हम आएंगे ना, उस पर भी आएंगे। अब ये 4, 9, 11 जो है, आपका जो वाहन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 4th हाउस से देखा जाता है, राइट? और वो 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति कर रहा है कि नहीं? तो आपकी इच्छा पूर्ति 11th हाउस है गेन, लेकिन आप खर्चा खरीदी लिखा है ना, इट इज परचेज, आप खरीद रहे हो, तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, 12वां स्थान है, ठीक है? आपकी समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मान लीजिए कि हमारे कोई पूर्वज या हमारे कोई एक जनरेशन हमारे जो पहले की, उसमें से किसी के पास कोई व्हीकल थी और वो एक्सपायर हो गए, और वो व्हीकल हमें मिल गई, तो 4, 8, 11 होगा, 4, 11, 12 नहीं होगा। समझ रहे हो आप? यस सर। अब सबके बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अगर कोई व्हीकल गिफ्ट में हमें मिलती है तो हमने एक्सपेंडिचर किया नहीं है, 12 का उसकी जरूरत नहीं है, 4, 11, राइट? इसके बाद घर खरीदी, उसमें भी वही है, 4, 11, 12, और ये सेम कॉम्बिनेशन जो अभी हमने व्हीकल के लिए बताया, यही सेम कॉम्बिनेशन, यही सेम टेक्निक घर के लिए भी अप्लाई होगा, या जमीन के लिए, राइट? सर जो जमीन सर पूर्वजों से आती है उसमें 12 अप्लाई नहीं होगा, मीन्स आप जब स्पेंडी नहीं कर रहे हैं उसके लिए 8 अप्लाई होगा ना। अच्छा 8।
वारसा हक जिसे कहा जाता है, सक्सेशन की वजह से, ठीक है। और अगर आपके घर के कोई बड़े जिंदा रहते हुए अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो 4/11, राइट। और सर आफ्टर डेथ जो ट्रांसफर होती है उसके लिए सर 8वां स्थान, अगर वो प्रॉपर्टी है तो 4, 8, 11, धन है तो 2, 8, 11, राइट। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, घराची बिक्री। अब आपको अगर घर बेचना है, इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी, राइट। कौन Yes, से sir. स्थान लिखे हैं? 10, 5 और 6, राइट। यस सर। सर क्या हुआ? इसमें थर्ड नहीं आना चाहिए। नहीं, थर्ड क्यों आना चाहिए? जब हम घर खरीदते हैं तो हमारा 4, 11 एंड 12 होता है, तो 7वें स्थान से अगर आप 4, 11 एंड 12 देखोगे जी तो आपको वही दिखाई देगा जो यहाँ लिखा है। नहीं, अब अगर आपका मकान बेच रहे हैं आप, तो जो प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ है, तो वो आपका जो पोजेशन छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ खरीदने बेचने की बात हो रही है। आप बेचेंगे तो बेचने में आप उसको छोड़ रहे हैं ना। अरे भाई, मान लीजिए आपके पास मकान है, आप रहते ही नहीं हो वहां, आपने बेच दिया, तो आपका 10/6 एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आप रह रहे हो तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक मिनट, पहले आप समझ लें, समझ लें। आपने बेच दिया लेकिन आप इमीडिएट खाली कर रहे हो, क्या थर्ड हाउस एक्टिवेट होने के बाद आप खाली करोगे? मान लीजिए अगला प्रत्यंतर जो आ गया बेचने के बाद, तब आप खाली करोगे तो उसमें थर्ड हाउस एक्टिवेट होता होगा। मान लीजिए आपने 1 साल का समय बोला था कि 1 साल के बाद हम खाली करेंगे, उस समय आपका शायद प्रत्यंतर शुरू हुआ जी। तो पोजेशन और बेचना ये अलग अलग बातें, ये आप ध्यान में रखें। हमने ये कहा था कि जब हम काम पे जाते हैं तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है। छोटे ट्रिप्स, स्मॉल ट्रिप्स, थर्ड हाउस है। घर छोड़ करके जब भी हम बाहर जाते हैं, उसका संबंध बेचने से नहीं है। समझ में आ रही है आप सबके बात? जी जी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो आवे। अगर आप इंस्टेंटली करते रहोगे ट्रांसफर, पोजेशन, कब्जा, तो थर्ड हाउस होगा, लेकिन नॉट नेसेसरी की होगा। तो बेसिक जो चीजें हैं वो आपके समझ में आना जरूरी है, वही हम सिखा रहे हैं। अब इन चीजों को कॉम्प्लिकेट करने बैठेंगे तो हमको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे चर्चा करने में। रिश्वत देते गया होना चाहिए। अब क्या है, कर्ज मिलन्यास, मतलब अगर किसी को लोन चाहिए होगा, कर्जा चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो हमने आपको बताया था कि 6 इज कर्जा, लोन, ठीक है। He was caught red-handed. 6 इज लोन। और अगर आपको प्राप्ति, यानी आपको इच्छा हुई है लोन लेने की, कर्ज लेने की, तो वो 6 और 11 का जब कॉम्बिनेशन होगा या आपस में जब उनका पॉजिटिविटी होगा, तो वो आपका कर्ज आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब कर्ज मुक्ति क्या है? 12/8, 12/8 यानी आपका लोन क्लियरेंस। अब 12/8 क्यों? 12 आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा, और सामने वाले के धन स्थान में पैसा जाना, तिजोरी में पैसा जाना। वो कौन सा स्थान है? 7 से सेकंड हाउस कौन सा है? 8वां स्थान है। सबके समझ में आ रही है बात? सर ये एक बार वापस बताइए ना, क्या बोला आपने? कौन सा? आप लोन लेने की या लोन खत्म करने की बात कर रहे हो? सर लोन खत्म करने की। आपका एक्सपेंडिचर 12th हाउस है। यस सर। तो लोन जब आप देके फेर के खत्म करते हो तो आप पैसा दे रहे हो, तो 12th हाउस। यस सर। और सामने वाले के तिजोरी में जा रहा है। करेक्ट। सामने वाले की तिजोरी कौन सा है? सेकंड हाउस है उसका, सामने वाले का। उससे 7th 8th हाउस हो गया। हाँ, तो सामने वाले का सेकंड हाउस आपके लिए 8th हाउस हो गया ना? करेक्ट सर। राइट? गॉट इट सर।
उसके बाद परदेश गमन। अब परदेश गमन क्या है कि आपका फॉरेन जाना, तो कहां से देखा जाता है? 12th कस्पल सबलॉर्ड से। 12th इज द मेन हाउस एंड 3 and 9, 9 इज व्हाट? 3 इज ट्रिप, घर के बाहर जाना, शॉर्ट ट्रिप 3 हो गया। आप घर के बाहर निकले बगैर तो आप फॉरेन जा ही नहीं सकते, राइट? 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस टूर। मान लीजिए कोई आदमी अगर केरला से निकल करके जम्मू कश्मीर गया तो 9th हाउस होना चाहिए, लेकिन अगर फॉरेन गया तो 12th हाउस होना चाहिए। आपके समझ में आ रही है बात हम क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे कोई पढ़ के? पुस्तक प्रसिद्धि, बराबर? यस सर। 3, 6, 10, 9। अब व्हाट इज 3, 6, 10, 9? देखिए, थर्ड इज व्हाट? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। न्यूज़पेपर थर्ड हाउस है। पुस्तक लिखना थर्ड हाउस है। पुस्तक यानी किताब लिखना, राइट? बुक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग थर्ड हाउस है। अब 3, 6, 10, 11 क्या है? 6th इज यू आर एक्सट्रैक्टिंग व्हाट? माइलेज। पुस्तक प्रसिद्धि लिखा है ना? हाँ जी सर। प्रसिद्धि का मतलब क्या है? सेम। फेम नहीं, 3 प्रसिद्धि यानी पब्लिश होना। अच्छा अच्छा। प्रसिद्ध होना, हमारा पुस्तक प्रसिद्ध हुआ, राइट? ओके सर। पब्लिश हुआ। तो 10 इज व्हाट? यू हैड पुट एन एफर्ट्स, वर्क, आपका कर्म। 3 इज राइटिंग, 11 इज गेन, और पब्लिश तो आपका कोई करेगा नहीं जब तक उसमें कुछ अच्छी बात नहीं होगी। यानी सामने वाला जब कंपेल होगा, यानी उसे अच्छा लगेगा कुछ, तो सोचेगा पब्लिशर भी कि मैं इसमें से कमा लूं, राइट? तो आपने कुछ ऐसा लिखा है कि सामने वाले को भी मन हुआ है वो छापने का। ही कम अंडर सम इन्फ्लुएंस, प्रेशर नहीं कह रहे हम, सब इन्फ्लुएंस और सम थिंकिंग कि भाई छपना चाहिए, हमें भी लाभ होगा, इनको भी हम रॉयल्टी देंगे, राइट? तो आइदर और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? यू हैव कन्विंस्ड हिम बेसिकली। तो दैट इज 6th हाउस। 9 क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है पुस्तक प्रसिद्धि में? हाँ, 3, 6, 10, 9 है। 9 इज बेसिकली योर पब्लिकेशन, बिकॉज योर थर्ड हाउस इज गेटिंग ऑनर्ड। आपने जो लिखा वो जब छप रहा है तो 9th इज व्हाट? योर स्टेटस, विक्ट्री, यस। मान सम्मान। इसमें 11th भी आ सकता है, बट फर्स्ट थिंग इज आपका लिखना, राइट? तो योर थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड कस्पल सबलॉर्ड के आगे बाकी सब है, ओके। राइट? व्हाट इज नेक्स्ट? मंत्र सिद्धि। अब इसमें क्या लिखा है? 5, 9, 10, 11। नाउ व्हाट इज मंत्रा? सर जो हम लोग जाप वगैरह करते हैं वो। बिल्कुल। क्या है आप बता सकते हैं कोई? सर तंत्र, मतलब ये मंत्र विद्या में तंत्र भी आ जाएगा क्या सर? नहीं, तंत्र नहीं, अभी फिलहाल तो मंत्र सिद्धि की बात हो रही है। सर जैसे मंत्र क्या है हम आपको बताते हैं। कोई भी बीज मंत्र हो गया, उसकी सिद्धि कर ली। हम आपको बताते हैं ना, देखिए कैसा है। 5th हाउस इज ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। यस सर। So by reciting a mantra, what you are doing is you are producing energy, you are changing your environment, you are developing something, right? Yes sir. आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, एक एनर्जी लेवल में चेंज ला रहे हो, राइट? Yes sir. दैट इज 5th हाउस। आप बोलोगे कि मुंह से उच्चारण हो रहा है, अग्रीड, तो 2nd हाउस होना चाहिए। 2nd हाउस का संबंध नहीं है इधर।
whenever you are creating something, जब हमने ये देखा कि संतान पांचवें घर से, क्यों? दैट इज प्रोडक्शन, राइट? ये आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट? एंड दैट इज लीडिंग टू व्हाट? 5, 9, 10, 11. सिद्धि इज 9th house, right? Yes, sir. 10th is your कर्मा, आपका कर्म. And 11th is गेन, मंत्र सिद्ध होना यानी गेन होना, उसका लाभ प्राप्त होना, राइट? yes, sir. नेक्स्ट, Lottery. लॉटरी. लॉटरी क्या है? Sir. जुआ है. हाँ सर. जुआ है ना. अब पत्ते खेलना जुआ है. शेयर मार्केट वो भी जुआ कहा जाता है, राइट? जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए जुआ है, लेकिन जिसके पास स्किल्स हैं शेयर मार्केट के है तो एक लिमिट तक उसके साथ भी वो जुआ ही है, लेकिन क्योंकि वो इनडेप्थ उसके अंदर है तो उसके लिए वो बड़ा गैम्बल नहीं है. लेकिन ये जो लॉटरी है ये दिस इज प्योर गैम्बल. Yes. तो अब यहाँ क्या दिया है? 3, 6, 2, 11. लॉटरी यानी क्या है? लॉटरी से गेन होना, राइट? Yes, sir. थर्ड हाउस को करेज भी कहा गया है, साहस, राइट? Yes, sir. तो यू आर यूजिंग योर करेज टू गैम्बल, Correct. राइट? तो दैट इज द थिंग कि इट इज 3, 6, 2, 11. 2 और 11 क्या है? आपका धन और लाभ. और 6 क्यों है उसके अंदर? आपको कोई कुछ देने वाला है ना. अगर आप लॉटरी जीते तो आप लेने वाले हो किससे? तो सामने वाला 7वां स्थान है, 7th हाउस. उसका एक्सपेंसेस इज योर 6th हाउस, उसका 12th हाउस, राइट? Correct, sir. So it is 3, 6, 2 and 11. 2, 11. Next is what? अपेक्षित पत्र, यानी आप जिस लेटर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका वीजा हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका लेटर हो सकता है. इट इज बेसिकली पत्र यानी क्या? कम्युनिकेशन, राइट? उस दौर में पत्र होता था ना भाई, चिट्ठी लिखी जाती थी, इनलाइन लेटर होता था, पोस्ट कार्ड होता था, सही है? तो एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 and 11, राइट? तीसरा इस कम्युनिकेशन, ये हमने पहले भी बताया था. 11वां क्या है? लाभ होना. जो लाभ होना इन द सेंस कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लेटर आएगा कि नहीं आएगा. अब मान लीजिए एक बच्चे को अपने रिजल्ट की डेट मालूम नहीं है कि भाई मैंने फाइनल एग्जाम तो दिए के, टीचर ने तो बोला था कि 24 अप्रैल को आएगी रिजल्ट. अब वो 24 को आएगी कि 25 को आएगी, अंदाज से 24 के आसपास आएगी. अब वो उसका सवाल है बच्चे के मन में, वही रिजल्ट 24 तारीख को आएगी क्या? जिस समय वो बच्चा सवाल कर रहा है उस समय के अगर चार्ट में देखा जाए तो 3, 11 ये कॉम्बिनेशन अगर सही बैठ रहा है तो ये जो बच्चा तारीख मांग रहा है वो हो जाएगा काम उस तारीख को, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? लेखन प्रसिद्धि. लेखन प्रसिद्धि इज व्हाट? 6, 9, 11. सॉरी 3, 6, 11, राइट? Sir. 3, 9, 11. 3, 9, 11. 3, 9, 11, राइट? तो हमने ये जो ऊपर पढ़ा था इसमें 3, 6, 10, 9 था, राइट? एंड ये लेखन. अब ये दोनों का अंतर समझना यहां पर जरूरी है. पुस्तक प्रसिद्धि यानी बुक पब्लिश होना. लेखन प्रसिद्धि यानी आपका आर्टिकल भी हो सकता है छोटा सा पेपर में छपा हो, राइट? ऑथर जो होता है, जो किताब लिखता है, वो प्रोफेशन हो गया तो 10,000 इन्वॉल्व हुआ, उसका कर्म प्रोफेशन. यहां पर 10 नहीं है,
यहाँ पे है 3911। हमारे दौर में हमने देखा था, जब हम कॉलेज में थे, हमारे कई सारे मित्र थे, हमारे से उम्र में थोड़ा से बड़े थे, तो वो आर्टिकल लिखा करते थे, कभी मिड डे, कभी आफ्टरनून न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल छपते थे। ठीक है, अब वो उनका बिजनेस या प्रोफेशन तो था नहीं वो। हम जूनियर कॉलेज में, वो सीनियर कॉलेज में, लेकिन उनके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आर्टिकल राइटर जो है वो चाहे मैगजीन के लिए लिखे, कभी कभार ऑनररी भी लिखते हैं कई लोग एज हॉबी भी लिखते हैं, तो बिजनेस नहीं होता वो। 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना नॉट नेसेसरी। तो 3-9-11, 3 इज राइटिंग, 9 इज पब्लिशिंग, गेटिंग पब्लिश्ड, एंड 11 इज उसकी इच्छा पूर्ति। आपको ये बातें समझ में आई? जी ठीक जी है। सर, एक क्वेश्चन था जी बोलिए। सर, एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। इसमें ना जो स्टार्टिंग नंबर दे रखा है हाउस का, जो स्टार्टिंग नंबर दे रखा है जैसे 3-9-11, तो उसमें राइट। थर्ड हाउस का ही कस्पल सबलॉर्ड देखना है। यस। अगर वो दिखा रहा है 9-11, तो फिर ये चीज होगी, यही बोल सकते हैं सर? राइट। मतलब थर्ड हाउस का ही कस्पल सबलॉर्ड देखना है। यस। आपका अगर विवाह की बात हो रही है तो 7th हाउस, आर्टिकल छपने की बात हो रही है तो 3rd हाउस, बुक पब्लिश होने जी की सर। बात हो रही है तो 3rd हाउस, प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है तो 4th हाउस, बच्चा होने की बात हो रही है तो 5th हाउस, तो जो कॉम्पिटिटिव मेन एग्जाम की बात स्टार्टिंग हो में रही है लिखा तो है 6 उसी का कस्पल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है तो 6th हाउस, लिटिगेशन की बात हो रही है तो 6th हाउस। जी सर, जी सर, बोलिए। बस हाँ, ये इतना ही पूछना था। प्रोफेशन की बात हो रही है तो 10th हाउस, जॉब की बात हो रही है तो 6th हाउस। सर मुझे एक क्वेश्चन है। बोलिए। हर एक घटना के सर 3 या तो 4 हाउसेस हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे नौकरी देख रहे हैं तो 2, 6, 10, 11 दे रहा है। एक आध हाउस कम आता है तो क्या वो इवेंट नहीं घटेगा? मान लीजिए 2, 6, 10 ही आया, 11 नहीं आया, तो क्या वो इवेंट नहीं घटेगा सर? एक मिनट, जैसे हमने शादी के लिए बताया था, 7th कस्पल सबलॉर्ड, 7 CSL, ये 2 या 11 का कार्यश होना चाहिए, राइट? जी सर। या 2 और 11 का होना चाहिए, या 2 और 11, यानी दोनों में से एक का होगा तो भी घटना घटेगी, राइट? ठीक है, जी सर। यही सेम सब चीजों में लागू होगा। लेकिन सर इट्स टू अर्ली टू आस्क, दशा भुक्ति अंतरा में चारों के चार आने चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हुए बगैर आपकी घटना हो ही नहीं सकती। सारे के सारे आने चाहिए, मतलब कि अगर Obviously, नौकरी के लिए 4 है तो चारों के चारों कहीं ना कहीं डीबीए में आने चाहिए, आप बोल रहे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है और वो एक्टिवेट हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मतलब जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा हायर चांसेस ऑफ द इवेंट टू अकर। नॉट लाइक दैट। आपको जो हाउसेस चाहिए वो सभी हाउसेस एक्टिवेट अगर होते हैं, राइट? दिस इज अबाउट द हाउसेस, राइट? जी। दिस इज अबाउट द प्रॉमिस, राइट? अब मतलब सर कहना ये है कि अगर मैरिज का देखना है तो पहले तो वी विल हैव टू सी द प्रॉमिस। एक सिंपल फंडा ये है, अगर आपको प्रॉमिस दिखाई दे रही है तो वो हाउस के वापस हमको कार्यश निकालने पड़ेंगे। वो कार्यश कैसे निकाले जाएंगे उसकी एक सिंपल सिस्टम आज हमने आपको सिखाई थी। शुक्र का आपने निकाला था, नक्षत्र और उपनक्षत्र है। कोई जवाब दे रहा है? हाँ सर। ये हाँ क्या सर, निकाला था आपने? कार्यश निकाले थे, राइट? हाँ सर। हाँ, तो अभी इसी तरह से आपको सभी प्लैनेट्स कौन से हाउस के कार्यश हो रहे हैं सिस्टम आपको बता दी। अब आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जी सर। राइट, जी तो सर। पहले आपकी गाड़ी एक दिशा सर में जानी आपने कल चाहिए। बोला था, सर कल आपने बोला था शादी के लिए प्रॉमिस देखना है, तो वो चाहे तो उसमें सेकंड दिखा रहा है चाहे तो 11 दिखा रहा है तो भी प्रॉमिस दिखेगा। मतलब कोई भी एक दिखा रहा है तो प्रॉमिस दिखेगा। ये बताया था। लेकिन होगी तब अब जब 3 दिखाएंगे 7 to जब हाँ। डीबीए होना, जब डीबीए एक्टिव होगा तब। लेकिन कौन सा डीबीए? कस्पल सबलॉट का सिर्फ नहीं,
इन कंसर्न हाउसेस का, हाँ समझ में आ हाँ रही है आपकी बात? जी सर। राइट सर, राइट राइट। जैसे सेकंड सर आप मान लीजिए, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, हम एक सिंपल ये करते हैं, क्या हमें पैसा प्राप्त होगा कि नहीं, धन प्राप्त होगा कि नहीं, राइट, वेल्थ वेल्थ प्राप्त होगी कि नहीं, इतना सा सवाल ले लेते हैं एक 2 मिनट के लिए, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा हम ये सब हाउसेज इन्वॉल्व करेंगे उतना कठिन होगा आपको समझने के लिए, राइट? जी। तो अगर ये सवाल है कि मुझे वेल्थ की प्राप्ति होगी कि नहीं, मैं अच्छी वेल्थ जुटा पाऊंगा कि नहीं, तो सेकंड हाउस इज वेल्थ, उसका कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस का कार्य होगा अगर, तो वो जुटा पाएगा, राइट? राइट। अब ये कब जुटा पाएगा? जब सेकंड और 11th हाउसेस एक्टिवेट होंगे, दशा अंतरदशा भुक्ति प्रत्यंतर, उस समय। ये हमने आपको शॉर्ट में समझाया, राइट? ओके। जरूरी नहीं है कि कस्पल सबलॉर्ड का उसमें इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, कस्पल सबलॉर्ड से सिर्फ हम प्रॉमिस देख रहे हैं, राइट? ओके। अगर अभी यहां धन की बात हो रही है, इसके लिए आपको अदर बता रहा हूं, द अदर वे आउट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो इंसान जिंदा हो उसके पास बिल्कुल ही कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है ना। जनरली कुछ ना कुछ तो होता है, किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है, धन तो है ही है, वेल्थ कहीं ना कहीं तो है ना। किसी के पास नॉलेज की वेल्थ है, किसी के पास पैसे की वेल्थ है, किसके पास प्रॉपर्टी की वेल्थ है, किसके पास अपने वेलविशर्स की वेल्थ है, राइट? किसके पास सपोर्टर्स की वेल्थ है, किसी के पास फॉलोअर्स की वेल्थ है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। अब वो कौन से फॉर्म में वेल्थ ढूंढ रहा है ये विषय अलग है, राइट? ओके। तो हमने जो आपको शुरुआत में बताई थी बात, वो अभी हम दोबारा कह रहे हैं कि कोई ग्रह पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह पूरी तरीके से खराब नहीं होता, कोई भी भाव पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता, कोई भी भाव पूरी तरीके से खराब नहीं होता। ये जो आपकी जो एक्टिविटी चलती है, यानी दशा भुक्ति अंतरा, ये कौन से हाउस की, कौन से प्लेनेट की चल रही है, कहां प्लेसमेंट है, इसके ऊपर से सब रन करता है, राइट? सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर वेल्थ और इनकम में आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे सर? क्योंकि आप इसमें वेल्थ और इनकम में, सर जस्ट मिनट सर, पुस्तक प्रसिद्धि में सर मुझे वेल्थ भी तो प्राप्त होगी सर, इसमें आपने सेकंड हाउस नहीं बताया, जबकि अभी आप सेकंड हाउस के लिए वेल्थ के लिए कह रहे हो सर। पुस्तक प्रसिद्धि में आपकी बुक आप पब्लिश कर रहे हो, राइट? पब्लिश अगर मैं करूंगा तो मुझे इनकम भी होगी। तो इनकम 11th हाउस से देखी जाती है। आपने पुस्तक प्रसिद्धि में 3, 6, 10, 9 बताएं। यस, इसमें हमने आपको उस समय, अगर आपको याद नहीं होगा तो दोबारा बता देता हूं, हमने ये भी कहा था कि उसमें 11th हाउस भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुस्तक प्रसिद्धि से गेन भी होता है। सर वेल्थ भी तो आएगी सर, सेकंड हाउस क्यों नहीं आएगा सर? आपको शायद वेल्थ का शायद मतलब नहीं मालूम, ऐसा हो सकता है। वेल्थ इज व्हाट? वेल्थ इज नॉट इनकम। एक मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट जंप द गन। ओके सर। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज योर अक्यूमुलेटेड वेल्थ। आपके पास हर महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं, 25,000 आपका खर्चा है, बाकी सेविंग में जा रहा है, दैट इज योर वेल्थ। आपको हर महीने 25,000 रुपए आ रहे हैं, दैट इज नॉट योर वेल्थ, दैट इज योर इनकम। ठीक है? एक बार और सर प्लीज। आपके पास 5 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, आपका 25,000 खर्चा हो रहा है, बाकी सेविंग में जा रहा है, या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? ये आपकी वेल्थ है। आपके पास 25,000 आ रहा है, उसमें से आप 25 खर्चा हो रहा है, तो वो आपकी इनकम है, या 20 खर्चा हो रहा है, 5 सेविंग में जा रहा है, तो भी ये वेल्थ नहीं गिनी जाती। अब सर मैं एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि अब ये कैसे डिसाइड होगा सर वो वेल्थ नहीं होगी सर? अरे भाई, मुझे आप एक बात बताओ, वेल्थ ये है कि जो आपने 25 सालों में 5-5 हजार करके इकट्ठा की ना, वो वेल्थ है।
बात समझ में आ रही है? असेट असेट एक्यूमुलेटेड एसेट। आपकी जमा पूंजी आपकी वेल्थ है, 5,000 या 200 रुपया करके किए हो तो भी मनी सेव, मनी अर्नड। सेविंग मनी। ठीक है। आपका सवाल सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है सर, लॉटरी जी। में 8th हाउस भी इन्वॉल्व होगा ना, अनएक्सपेक्टेड गेन? नहीं, सर कैसे मतलब? 8th हाउस से जो गेन आता है जिसके लिए आपने कुछ किया ही ना हो, आपने लॉटरी लिया है नहीं, कुछ ना कुछ तो किया है, तो 8th हाउस का एक्टिव होने का सवाल ही नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी चीज, आपको अगर छुपा हुआ धन मिलता है जमीन के नीचे गड़ा हुआ, वो 8th हाउस है। आपको रास्ते पे पड़ा हुआ धन मिल गया, मान लो आपको 2-2 हजार रुपए की गड्डी मिल गई नोटों की, वो 8th हाउस है आपका। अच्छा, जिस मतलब कुछ बिना कुछ प्रयास करे, अनएक्सपेक्टेड। जब भी किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मरते हैं, वो विल में किसी को कुछ देके जाते हैं, चाहे वो धन हो, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हो, या घर में पड़ी हुई कैश हो। अगर घर में पड़ी हुई कैश है या बैंक अकाउंट वाली कैश है, तो वो 8-2 है, 8 और 2। ठीक है मैडम ठीक कह रही है सर, अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ ये, अनएक्सपेक्टेड गेन। अनएक्सपेक्टेड गेन तो हम बता ही रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड गेन क्या है, लेकिन लॉटरी इज नॉट अनएक्सपेक्टेड गेन। जी जी Yes, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो इन्वेस्ट किया है हमने, कहीं लगाया है, तो हम उम्मीद आपने करते मेहनत हैं। की है ना, अपने थर्ड हाउस यूज किया है, आपने दिमाग लगाया कहीं ना कहीं, आपने करेज दिखाया है, करेज यूज किया है लॉटरी लेने का। आपको मालूम है गारंटी नहीं है लगेगी नहीं लगेंगे, लॉटरी लगेगी कि नहीं। डिवोर्स के लिए कौन सा देखे सर? डिवोर्स के जी? लिए क्या डिवोर्स के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन और क्या कस्टम्स ऑफ लॉट देखे सर? डिवोर्स आएंगे ना, उस पर भी आएंगे। ये जो नेगेटिव जो हमने रखे हैं ना यहाँ पर, बाकी हमने अभी पॉजिटिव हाउसेस, पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस की बात की थी, राइट? राइट। ये हमने क्यों की थी? एक मिनट। नेगेटिविटी ये हम एक साथ लेंगे, एडवांस के इसमें लेंगे। अभी हम बेसिक केपी में चल रहे हैं। ओके ठीक है, ओके सर, ओके। बिकॉज ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये नेगेटिव नहीं है, और काफी कुछ है नेगेटिविटी के अंदर, डिनाइल वाले फैक्टर्स, तो वो सब हम आपको एक ही साथ पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आप हाउस एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन किस तरह से होता है, अभी तक हम वहां हैं, हम जड़ों से उठ करके स्टेम पे आए हैं, रूट से निकल के। अभी हमें ब्रांचेस में जाना आगे है, बाकी है। तो सर कैन वी से कि केपी में वी कैन से फॉर दिस घटना द थंब रूल इज दिस हाउसेस टू लुक, राइट बोल सकते हैं? राइट राइट। थंब रूल है, तो इनको एक तरह से हमें मेमोराइज करना है। मेमोराइज करना है, आपके खुद के हॉरोस्कोप्स के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, जी। बट है ना, ये तभी आपके thumb समझ में rule ठीक से आएगा। जैसे A + B = C, तो ये थंब रूल्स है। अभी कैसा है ना, अभी हम आपको 2 और 2 4 कैसे होते हैं ये सिखा रहे हैं, राइट सर। 2 + 2 ये 22 कैसे होंगे ये बाद में सिखाएंगे। राइट। गुरुजी, जी, ट्रांसफर में अभी विद इन द स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो विद इन द स्टेट नियर बाई इधर ट्रांसफर के लिए क्या रूल आपको? विद इन द स्टेट, या विद इन द स्टेट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहते हैं, वो इधर से नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट, आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट अगर होगा तो कम से कम आपका 3-9 एक्टिवेट होगा। 3-9, ओके। वाई? क्या कोई बता सकता है 3-9 हमने क्यों बताया ये? 3 सर घर छोड़ना घर और से बाहर लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे ट्रांसफर होना। देखिए 9 इज बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन आपका कर्म का स्थान 10वें स्थान को निगेट करने वाला, आप जहां काम कर रहे हो वहां से आपकी बदली कराने वाला 9वां स्थान ही हो सकता है। बट घर सेम घर पे रहेगा, वो घर से ट्रैवल कर सकता है। नहीं, ये आपने क्या बोला कि इसी स्टेट में लेकिन दूर, यानी बाजू के डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन बाजू का डिस्ट्रिक्ट मतलब वो ट्रैवल घर से ही जा सकता है, आ सकता है, ऐसे है। तो आपने अभी जो हमने बताया वो आपने अभी तक सुना नहीं हमने क्या बताया। अगर ज्यादा दूरी पे होगा तो 9th हाउस इज डिस्टेंस, ओके।
एंड एज वेल एज 9वां घर 10वें स्थान को नेगेट करता है, राइट? वो चेंज Yeah. ला रहा है 10th हाउस में, आपके काम के स्थान में, राइट? Yes. ये दो एंगल से काम होता है इसके अंदर। तो 10 9 3 होना चाहिए, सॉरी, वो 9 3 होना चाहिए, 3 9 होना चाहिए और 10 3 होना चाहिए। कैसे 3 9 हुआ ना? अगर 3 9 3 9, ओके 3 9, यस। नॉट 10। अगर मेजर चेंज है, आपका घर भी शिफ्टिंग हो रहा है, तो 12th हाउस आना ही आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, घर शिफ्टिंग नहीं है इधर हाँ, ही। तो फिर हम लोग border पे बेसिकली रहते हैं। बेसिकली आपका ट्रैवल बढ़ रहा है, घर से बाहर जो आप समय रहते हो वो बढ़ रहा है, राइट? हाँ 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 तो 3rd हाउस हुआ, हाँ, और काम का, आपके प्रोफेशन का, आपके काम की जगह बदली हुई, तो 9th हाउस हुआ। ओके ओके ओके। सर हम डेली जॉब पर जाते हैं तो क्या डेली जो भी जॉब पर जाते हैं तो डेली उनका 3rd हाउस एक्टिवेट रहता है मंडे टू फ्राइडे, मान लीजिए जॉब पर जाते हो तो 6th हाउस भी रहता है, तो 3 और 6 डेली होगा मतलब। ऑब्वियसली। अगर आप ट्रैवल करते हो तो 3 और 6 तो होना ही होना है, जॉब के लिए ट्रैवल करते हो तो। सर एक क्वेश्चन था कि तो जो भी डीबीए में हर बार नजर आएंगे 3 और 6। नॉट नेसेसरी। देखिए जो रूटीन है ना, हाँ जो रूटीन, हाँ ये रूटीन है, हाँ जॉब जो रूटीन है ना, वो तो आपके जो ज़ोडिएक साइंस उतर रहे और चल रहे हैं उस वजह से भी होता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट से भी होता है। लेकिन 6th हाउस इज हाउस ऑफ रूटीन, ये आप बात याद रखिएगा। 6th हाउस की रूटीन है। 6th हाउस इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ जॉब, राइट? ऑन जॉब। एक बार आपकी वो प्रक्रिया चालू हुई, आपको जॉब मिला, जब तक आपका जॉब नेगेट नहीं होगा तब तक आप वो जॉब में रहोगे। इट इज अज्यूम्ड कि आप जा रहे हो, आ रहे हो, राइट? तो मैं 3rd हाउस से क्या कनेक्शन हो देख रहा था, घर से बाहर जा रहे हैं ना वही, हाँ, तो लेकिन 6th हाउस से जा रहा है ना आपने। इसमें आप देखिए प्रिलिमिनरी हाउस कौन सा है देखने के लिए? मूल भाव 6वां है ना, तीसरा हाउस थोड़ी है। जी जी, जॉब का 6वां है। हाँ। सर यस, कोई एनी भी अदर क्वेश्चन? जी सर सर एक क्वेश्चन था, सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर ये ना दशा भुक्ति अंतर, ये 3 चीज देखना है कि सूक्ष्म तक भी जाना है? पहले ये चार्ट हटा दीजिए। कौन, अनुराग जी ने किया था ना? यस, बोलिए, कौन कौन पूछ रहे हैं? सर हाँ, भावना बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये ना, ये दशा भुक्ति अंतर तक ही देखना है कि सूक्ष्म तक भी देखना है इसको? आपको ये 3rd लेवल तक सफिशिएंट हो जाता है नॉर्मल में, ठीक है? और उसके साथ जी में आप सर। गोचर, और उसके साथ आप गोचर एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है सर। यस, सर एक एनी अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन? थैंक यू सर। जी सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। जी बोलिए। एक हाउस, जैसे एग्जांपल आपने दिया कि 9th हाउस 10th हाउस को निगेट करेगा क्योंकि वो 12th पढ़ रहा है अपने से, तो उसका परसेंटेज होता है क्या सर कि कितना परसेंट निगेट करता है अंदाज से, या कुछ ऐसा कुछ प्रोपोर्शन रहता है क्या? आएंगे ना, एडवांस में आएंगे वो। अभी तो हम बेसिक के बीच पढ़ रहे हैं। सर दूसरी चीज ये पूछना था कि अंतरदशा भुक्ति और साथ में जो हम गोचर देखते हैं, तो चूंकि बेसिक में ये समझ में आता है कि महादशा अंतरदशा थोड़े लंबे समय के लिए होती है और गोचर थोड़ा कम समय के लिए आता है, तो क्या प्लेनेट एक साथ इतने सारे इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि अंतरदशा का भी और गोचर का भी शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी साथ में रहता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी साथ में रहता है, और ऐसा रहता है? आपसे एक सिंपल सवाल करूं मैं इसके जवाब में? आप जवाब खुद ही देंगे अपना। जी। जब हम वैदिक ज्योतिष से देखते हैं तो एक राशि 1.5 घंटे से 2.5 घंटे तक राइज होती है, राइट? एवरेज 2 घंटा। जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उनमें 5 10 से 15 मिनट 20 मिनट का अंतर होता है, राइट? जी। लेकिन वैदिक सिस्टम से हम दोनों बच्चों में क्या अंतर है, उनके क्वालिटीज में, उनके एटिकेट्स में,
उनके भविष्य में हमें वैदिक ज्योतिष से ज्यादा कुछ नहीं पता पड़ता, राइट? जी सर। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में उसका फर्क क्यों मालूम होता है? क्योंकि उस पॉइंट का सबलॉर्ड अलग अलग होता है, राइट? जी सर। आपको समझ में आ रही है बात? सर जी सर, कितने मिनट तक सब उसी तरह से वो दोनों बच्चों के दशा अंतरदशा में भी फर्क होगा। जी जो सर। भी 10-20 मिनट में चंद्र को जो प्रोग्रेशन होगी, वो अंतर आपको, वो डिफरेंस आपको उसमें भी देखने मिलेगा। सही बात है? जी सर। जी सर। तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। सर बहुत कम अंतर आता है लेकिन सर कितना भी आता है, 10 दिनों का आने दो ना दोनों केस में, 5 दिनों का आने दो, सर डिफरेंस तो आता है। सब लॉट चेंज प्रॉमिस लेवल तो चेंज होती है। राइट। सर मुझे ट्विंस ही है सर, 2 मिनट का डिफरेंस है सर, उनका सब लॉट चेंज है, सिर्फ एक, बाकी वही तो दोनों की पत्रिका सेम है। आप देखिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर सबलॉर्ड या सब लॉर्ड कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा, सर सब लॉट सिर्फ एक भाव का चेंज है, बाकी सब पूरा सेम है। राइट? और ये हमें कब मालूम पड़ता है? जब कोई सवाल खड़ा होता है, प्रश्न, और उस समय जब हम ये देखने जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो घटना हुई या हो रही है, इसका प्रॉमिस ही नहीं है। तब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, तब हम सेकंड में आते हैं उसको सूक्ष्म तरीके से करेक्ट करने के लिए। वेरी ट्रू, सो नाइस। गुरुजी अभी हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं तो कैसे करेंगे? नहीं है तो तो आपको संबंधित घटना के विषय में प्रश्न लेकर के आपको करना पड़ेगा, प्रश्न कुंडली से। नहीं अभी अपना पिताजी इन लोग का जो रोड फिगर लिया रहता है, टाइमिंग जो है रोड फिगर लिया रहता है, बट somebody says ये रोड फिगर ठीक नहीं रहता है। कौन सा फिगर? राउंड फिगर अभी 10 o'clock 10:30 ये सब लिया रहता है। हाँ, बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट करके कोई बोलता है, तो बराबर है ना। तो अगर वो कमिटमेंट नहीं दिख रही है नेटल चार्ट में, जिस विषय में आप लेकर के गए हो एस्ट्रोलॉजर के पास, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हो। अभी मेरा है खुद का टाइमिंग से 10 o'clock लिखा नहीं 10 o'clock है, बट जो भी देखता है वो बोलता है नहीं एग्जैक्ट टाइम नहीं है करके। तो हम कैसे अभी 2 दिन बाद हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का वर्कशॉप है। बाकी सब लोग तो एनरोलमेंट करके आएंगे, आप लोगों के लिए फ्री है। आप खुद वहां पर आपका खुद ही करोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपको इतना अच्छा ज्योतिष आता है तो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर कुछ केपी के किताबों में ना टाइम टू 9 o'clock to for tomorrow from कल tomorrow से हम 9:30 के बजाय 9 बजे अपना क्लास रखें, ये सबको चलेगा? एनी ऑब्जेक्शन, एनी प्रॉब्लम्स? सर नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत सर लेट हो दिक्कत जाता रहती है सर। वेरी गुड 9:30 ओके एक्सीलेंट सेशन सर, बट थोड़ा लेट हो जाता है हम लोग के लिए। सर शॉप से ही 8:30 पौने 9 बजे घर आते हैं सर। 9:30 इज ओके सर, हम लोग भी बहुत लेट 9 सवा 9 मैं तो 9:30 तक ही ऑफिस से आ पाता हूँ। और किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम? 9:30 ओके सर। हम एक काम करेंगे, हम कल से लेकर के 9:20 को स्टार्ट करेंगे क्लास, रिवीजन शुरू करेंगे और 9:30 को आगे का कोर्स चालू करेंगे। इज दैट फाइन विथ यू ऑल? आपको चलेगा ये? यस सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। नो राइट? प्रॉब्लम। तो उससे ये होगा कि 9:30 से 10:30 बजे तक पूरी क्लास चलेगी, यानी जो भी सीखना वगैरह है नया, और जो डिस्कशन है वो उसके बाद वापस से हम दोबारा कर सकते हैं। इज दैट फाइन? यस सर। राइट? तो जिनको देरी हो रही है और ज्यादा उनको कुछ डिस्कस करना नहीं है, तो वो पहले डिस्कस कर सकते हैं 9:20 से 9:30 के बीच में, और फिर 10:30 बजे कोर्स खत्म होने के समय वो लीव कर सकते हैं। बाकी जो बच जाएंगे 5-10 मिनट डिस्कशन के, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, 9:30 टू 10:30 टू 10:40 वगैरह। इज दैट ओके? कैन आई लीव सर नाउ? यस, नो प्रॉब्लम। तो हमारे ख्याल से आज जो हमने सिखाया वो आप सभी को समझ में आया होगा, और आपके सवाल भी थे तो उसका भी हमने जवाब दिया आपको। हमारे हिसाब से, हमारे नजरिए से शायद हमारा जवाब भी समाधानकारक रहा होगा, ऐसे हमें उम्मीद है।
तो कल दोबारा हम रात को 9:20 को फिर से क्लास में असेंबल होंगे, सभी लोग मिलेंगे और 10 मिनट चर्चा करने के बाद क्लास की शुरुआत ठीक 9:30 बजे होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रॉपर 9:30 बजे आप क्लास में जरूर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। Thanks a lot, sir. थैंक यू, Thanks. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारत माता की जय, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम सर। राम।